किसान गरीब क्यों है? कि अगर आज हम किसी किसान को बोला जाए ना कि ऑर्गेनिक खेती करो, नैसर्गिक खेती करो, तो बोलेंगे उत्पादन की क्या गारंटी है? कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भरपूर भोजन ही नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि का स्रोत हमारी खेती है। किसान अपने अनाज का क्यों मोल रख नहीं सकता है? क्यों उसके पास कोई मूल्य नहीं है? आज एक सवाल है, किसान गरीब क्यों है? या आज एक सवाल है, किसान अपने अनाज का क्यों मोल रख नहीं सकता है? क्यों उसके पास कोई मूल्य नहीं है? ये सवाल मैंने नहीं पूछा है। आज मैं ऐसे पर्सनल व्यक्ति को मिलाने वाला हूँ जो पूरे भारत में मशहूर है, जिनका नाम गूगल पे डालो तो आता है, यूट्यूब पे ढेर सारे उनके वीडियोस है। मैं नन अदर पर्सनालिटी आज मिलाने वाला हूँ भारत भूषण त्यागी सर को, जो पद्मश्री अवार्ड से 2019 से सम्मानित है। आज हम उनके माध्यम से जानेंगे नई नई टेक्निक। खुद नेचुरल ऑर्गेनिक के ऊपर पीएचडी है। ऑर्गेनिक फसल के माध्यम से कैसे हम फल सब्जियों को उत्पाद करके विदेशों में भेज सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर गहरा नॉलेज उनके पास है। आज उनकी जुबानी हम समझेंगे कि ये सवालों के आंसर कैसे पुर्तता करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। खूब नमस्कार सर, आपका नाम सारे लोगों ने सुना है। आज आपको मिलने का एक अवसर मुझे जो मिला है, मैं इसके लिए सौभाग्य मानता हूँ मेरा। मुझे भी बहुत खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी है। इतने बड़े व्यक्ति का आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, और ये इंटरव्यू नहीं है सर, ये तो एक जानकारी है, किसान लोगों के लिए है। ये तो एक जानकारी है, अवेयरनेस है। ऑर्गेनिक खेती, नैसर्गिक खेती, अगर आज हम किसी किसान को बोला जाए ना कि ऑर्गेनिक खेती करो, नैसर्गिक खेती करो, तो बोलेंगे उत्पादन की क्या गारंटी है? बिल्कुल। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ सर आपको। तो निखिल जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को भी हृदय से प्रणाम करता हूँ। देशवासियों को भी इस पर अब विचार करने का मुद्दा बन गया है ये कि हम खेती में किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएं। और इसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर हमारे सामने तब उभरी जब सन 2000 में भारत ने एक करवट ली। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। जनता जनार्दन ने स्वीकार किया कि मौलिक परिवर्तन होंगे, और वास्तविकता भी सामने उजागर हुई कि उन्हीं प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक सदवाक्य उनके मुंह से निकला, किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। बराबर। और बस यहाँ से साथियों खेती में परिवर्तन की बयार चल पड़ी। खेती के हर मुद्दे को बारीकियों से देखा जाने लगा। कृषि मंत्रालय की बात हो, चाहे वाणिज्य मंत्रालय की बात हो, और चाहे नीति आयोग की बात हो, सभी मनीषियों ने मिलकर ये ठान लिया कि कहीं ना कहीं कृषि को परिवर्तन की जरूरत है। और जो आपने सवाल पूछा कि मैंने इस सारी प्रक्रिया को कैसे देखा, समझा और किसानों के लिए कितना उपयोगी है, तो मैं इसी पर एक छोटी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि लंबे समय तक खेती करते हुए मैंने देखा कि खेती में कुछ चीज़ें अटक गई हैं। पहली बात तो ये कि हमको करने पर ज़्यादा अभ्यास है, या करने का अभ्यास ज़्यादा है, समझने का अभ्यास कम है। क्योंकि जब हम जैविक खेती की बात करें या प्राकृतिक खेती की बात करें, तो ये प्रकृति की व्यवस्था और प्रकृति के सिद्धांतों के बिना तो नहीं होगा जी। लेकिन आज भी हम प्रकृति के सिद्धांत और प्रकृति की व्यवस्था को, उसके नियम और क्रियाओं को नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी तरीके की लागत पर बहुत जोर जोर से चर्चा कर रहे हैं। बराबर। यहाँ मेरा पूरे देश के साथियों को ये निवेदन है कि हम थोड़ा सा धैर्य रखते हुए अपने में जरूर विचार करें कि तरीकों से पहले हमारे अंदर विचार तो होता ही है। बराबर। इसलिए विचार में यदि समझना निश्चित हो जाए, क्योंकि प्रकृति के नियम तो निश्चित हैं, व्यवस्था तो निश्चित है, उसमें सहअस्तित्व है, उसमें विविधता है, उसमें उत्पादन का एक घनत्व है, उसमें एक इकोलॉजी है जिसको नैसर्गिकता बोलते हैं। बराबर। जो ऋतुकाल से सीधा जुड़ा है जी। तो प्रकृति की व्यवस्था में साथियों हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, और छेड़खानी करेंगे तो वही समस्या का कारण भी बनता है। बराबर। इसलिए प्रकृति के वो सिद्धांत जिनको हर कोई व्यक्ति समझ सकता है, हर वैज्ञानिक उस पर शोध कर सकता है, और मैंने भी एक प्रयोगकार किसान होने के नाते उस पर शोध किया, और पता लगा कि हमको रासायनिक खेती के समानांतर
अब प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को चलाने की जरूरत नहीं है, जी बल्कि हमको करने से पहले अब समझने की जरूरत है। जी अब समझने की वस्तु क्या है? तो समझने की वस्तु साथियों एक ही है कि धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के अंतर संबंधों में जो पूरकता है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो एक दाने से 1000 दाने पैदा करती है, जो एक खेत में अनेक फसल पैदा कर सकती है और जिसमें गुणवत्ता को निर्धारण करने की अपनी प्रकृति की एक नैसर्गिकता है। जी मिट्टी अपनी उर्वरता को खुद बढ़ाती है, बराबर उसमें जीवाणु और कार्बन समृद्धि का प्राकृतिक नियम है बराबर और उसी प्रकार से हम पानी को बचा सकते हैं। जी तो जब हम सभी आयाम में प्रकृति की सच्चाई को, प्रकृति की वास्तविकता को समझेंगे तो जरूर सफल होंगे। मेरा इस छोटी सी वार्ता में आप लोगों को एक ही संकेत देने का मतलब है, खेती करने से ज्यादा समझने का काम। जी। तो ये तो जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये अद्भुत है। और ये जो आपने प्राकृतिक की बात की, सहजता की बात की, हाँ जो उसी में है उसी से लीजिए, जी। तो हाँ। ये सहजता क्या है? देखिए, ये एक बढ़िया है कि ये है सह अस्तित्व, जी अर्थात सभी इकाइयों में व्यवस्था है जी और सभी इकाइयां साथ साथ जी साथ साथ होने से क्या है? पूरकता है, जी संबंध है, जी एक दूसरे के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक है, बराबर पेड़ पौधे धरती के लिए उपयोगी हैं, जी दोनों मिलकर जीव जानवरों के लिए पूरक हैं, जी जीव जानवर भी इन सब के लिए उपयोगी हैं। जी ऐसे ही मनुष्य को भी उपयोगी होना शेष है, जी क्योंकि मनुष्य यदि उपयोगी नहीं होगा और प्रकृति के समानांतर कोई भी कृत्रिमता बनाएंगे, चाहे हम कोई खाद बनाएं, चाहे हम कोई जीवाणु बनाएं, चाहे कल्चर बनाएं, हम कुछ भी बनाएं, लेकिन कृत्रिमता कहीं ना कहीं प्रकृति के समानांतर काम करने में ही संकेत देती है, प्रकृति की व्यवस्था के साथ नहीं। इसलिए प्रकृति में कल्चर कैसे बनता है, खेत में खाद खेत कैसे बनाता है, खेत में कीड़े बीमारियों का नियंत्रण कैसे होता है, खेत में खरपतवारों का नियंत्रण कैसे होता है और खेत में अधिकतम उत्पादन कैसे होगा और लागत कम से कम कैसे होंगी, इन सारी चीज़ों के विज्ञान को, प्रकृति के नियम और व्यवस्था को समझने की जरूरत है। साथियों, हम विज्ञान के दौर से चल रहे हैं। हम पुरातन इतिहास की चर्चा करेंगे तो अब उसकी प्रासंगिकता कितनी है उस पर भी शोध करने का विषय है, लेकिन आज इस वर्तमान में इस प्रकृति के साथ तो हम जी रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती हो या जैविक खेती हो, प्रकृति के सिद्धांतों को वरीयता से हमको स्वीकारना ही होगा। यही सहअस्तित्व है। दूसरी बात आती है कि जब सहअस्तित्व है तो इसका संकेत क्या है? इसका संकेत ये है कि समझना, सीखना और करना, ये 3 क्रियाओं के द्वारा हम अपने प्रयास को पूरा करते हैं। समझना क्या है? प्रकृति की व्यवस्था के वो सूत्र, वो क्रियाएं जो मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो प्रकृति में नित्य वर्तमान है, उन सभी को कैसे उत्पादन में उनकी भूमिका है ये समझना। दूसरा क्या है? दूसरा सीखना है। सीखना क्या चीज है? हम अपने खेत की नापतोल कैसे करें जी हम अपना खेती का हिसाब कैसे लिखें। बराबर किसान साथियों, हम आज़ादी के बाद अपनी आमदनी बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको अपना खेत नापना आता है? क्या हमको अपनी खेती का हिसाब लिखना आता है? और जिस कार्य में कोई भी लेखा जोखा ना हो, कोई नापतोल ना हो, उसका कैसे अंदाजा लगाएंगे कि उसमें कितना गुणात्मक परिवर्तन होगा या क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी? तो आपसे मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार की निश्चित भूमिका के साथ किसान भाई भी अपने बारे में जरूर सोचें, क्योंकि जितना सरकार चाहती है उतना हम भी प्रयास करें। सरकार तो रोज नए नए परिवर्तन की तरफ आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और ये भी एक सुंदर बात है कि जो भी अनुदान दिए जाते हैं वो प्रोत्साहन के लिए होते हैं साथियों, परिवर्तन के लिए होते हैं, लालच के लिए नहीं। इसलिए देश में किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता और ऊर्जादाता से आगे भी समृद्धिदाता कैसे बनेगा, ये राष्ट्रीय संकल्पना है जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते होंगे कहीं मुझ पर राजनीति प्रभाव है, लेकिन मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि देश में और दुनिया में कोई भी देश अपनी आर्थिक समृद्धि, अपनी प्राकृतिक संसाधन, अपने युवाओं को रोजगार, अपने किसानों की मालदारी और अपनी राष्ट्र की समृद्धि के बारे में विचार करेगा तो खेती की उपेक्षा नहीं कर सकता।
खेती हमारी जीवन शैली ही नहीं बल्कि खेती हमारी आर्थिक समृद्धि और राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं कोई उपदेश थोड़ी दे रहा हूँ, मैं प्रयोगकार किसान हूँ। जिन भी साथियों को इस बारे में जितनी चर्चा करनी हो वो कर सकते हैं, वो मेरे खेत पे आ सकते हैं, मेरे परिवार में रहकर इस सच्चाई को समझ सकते हैं, खेत में प्रयोग रूप में उन चीजों को होता हुआ देख सकते हैं और कैसे एक किसान उत्पादक से व्यवसायी बनता है। वो उपभोक्ता के लिए भी बहुत अच्छा है और वो उत्पादक होकर भी अपने में बहुत अच्छा है और वो किसी का विरोध नहीं करता। इसका नाम खेती है। तो खेती को छोटे मन से ना देखा जाए। मैं तो अपने साथ बहुत सारे साथियों को ये निवेदन करता हूँ कि मनुष्य जब इतने मौलिक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो मनुष्य ही तो प्रकृति में अनुसंधान करता है, मनुष्य ही तो प्रकृति में शोध करता है, मनुष्य ही तो शिक्षा का कार्यक्रम चलाता है, मनुष्य ही तो कृषि की नीति निर्धारित करता है, मनुष्य ही कृषि का वाणिज्य निर्धारित करता है, मनुष्य ने ही कृषि की प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी को निर्धारित किया है। तो फिर मनुष्य को अपने बारे में विचार करने की जरूरत है। गलती मनुष्य करे और उसका बोझा हम गाय के ऊपर डाल दें या उसका बोझा हम किसी एक वस्तु के ऊपर डाल दें तो ये उपयोगिता नहीं होती। हमें गाय की उपयोगिता परिवार के साथ जोड़नी होगी, खेती के साथ जोड़नी होगी। हमको उसको शर्त के रूप में नहीं बल्कि उपयोगिता के रूप में स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी संस्कृति में, पुरातन संस्कृति में सही को स्वीकारना और गाय के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ जीना हम लोगों को एक सभ्यता रही। तो हम सभी संस्कृति सभ्यता दोनों ही को संतुलित करते हुए आज के परिवेश में भी हम ये देखेंगे कि जब हम दुनिया को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। देखिए, बड़ा सुंदर विषय है साथियों। हाँ, निखिल जी ने कल भी हमसे ये चर्चा की थी और मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूँ कि आप युवा पत्रकार हैं और पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं। हमने खेती का बाजारीकरण किया, हमने मशीनीकरण किया, हमें उद्योगीकरण किया, हमने व्यापारीकरण किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन खेती का मानवीयकरण नहीं किया। काम तो मानव को करना है ना। हमारे किसान कैसे प्रकृति के सिद्धांतों को समझ रहे हैं, हमारे किसान कैसे अपनी खेती की नापतोल करके एक खेत में अनेक फसल लगाएं जिससे गुणात्मक वृद्धि होगी। सवाल चाहे लघु और सीमांत किसानों का हो, चाहे पानी, मिट्टी और उर्वरक, कोई किसी भी प्रकार का संकट आपको दिख रहा है, मैं तो यहाँ भी अपने वैज्ञानिकों से निवेदन करना चाहूंगा कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भरपूर भोजन ही नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि का स्रोत हमारी खेती है, यदि हम इसके प्राकृतिक नियम और सिद्धांतों को समझकर करते हैं। अब ये तर्क का विषय भी नहीं है, ये आवश्यकता बन गई है और आज के परिवेश में तो अनिवार्यता है। कितने प्रकार के आंदोलन खड़े हैं। हम चाहे एमएसपी की बात करें, कानूनों की बात करें, सभी के पीछे एक दृष्टि बराबर है कि किसान की आर्थिक कमजोरी ऐसा क्यों है। इस पर सभी को विचार करने की जरूरत है और भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में मैं तो ये भी कहूँगा कि वर्तमान कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी के द्वारा भी जिस प्रकार से हमारे किसान साथियों के साथ पूरे देश में मंथन और चिंतन पर जोर दिया गया और किस प्रकार से साझे उत्तर निकाले जाएं, तो ऐसे ही जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जैव विविधता और किसानों की आमदनी जब यदि हम उसको सही ढंग से पूरा करना चाहेंगे तो इस पर देश में केवल किसान और सरकार को चर्चा नहीं करनी है बल्कि व्यापारी वर्ग को भी सोचना है, हमारे प्रौद्योगिकी वर्ग को भी सोचना है, हमारे वैज्ञानिकों को भी सोचना है, अनुसंधानकर्ताओं को भी सोचना है, नीतिकारों को भी सोचना है। अर्थात खेती साझा कार्यक्रम है। खेती को छोटे तरीकों से हम बड़े परिवर्तन की तरफ ना भागें, आतुरता ना बढ़ते, कोई आवेश ना हो। हम खेती में जुड़े हुए छोटे छोटे तरीके और छोटे छोटे कार्य करने वाले उन सभी किसान, उन सभी मनुष्यों का हृदय से स्वागत करते हैं। साथियों, कृषि का मौलिक परिवर्तन इस समय देश की नहीं दुनिया की जरूरत है। आधुनिकता के प्रभाव में जिस प्रकार हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है वो छोटी बात नहीं है, उसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ एक रास्ता है। यदि देश का किसान समझदारी के साथ खेती को अपनाएगा तो हम जैविक खेती में भी सफल होंगे, हम प्राकृतिक खेती में भी सफल होंगे और आर्थिक समृद्धि के साथ में हम अपने राष्ट्र को विश्व पटल पर रखने में भी मजबूत होंगे। जहाँ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम
पूरी दुनिया के सामने अपने नेतृत्व को इस तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में हमको बार बार दिखता है, उन सब की भरपाई करने का एक बड़ा स्रोत हमारे पास खेती है। आइए मिलकर इस चैनल के माध्यम से जो संदेश आपको मिला है, आप उस पर विचार करेंगे, आप उस पर बार बार चिंतन करेंगे, और कोई आपके मन में सवाल उठता है तो साथियों, मैं आपका मित्र हूँ, मैं ना डॉक्टर हूँ, न मैं पद्मश्री, मैं इससे पहले किसान हूँ। मुझे इस देश ने ये गौरव दिया, ये गौरव मेरे किसानों का है, मेरे देश का है, और ये औपचारिक भाषा नहीं है। मेरे में अपने में कभी मानसिकता में ये बोझा आया ही नहीं कि मेरी कोई पहचान है। बस मेरी एक पहचान है, मेरा राष्ट्र समृद्ध हो, ये दुनिया स्वर्ग हो जाए, मनुष्य देवता हो जाए, धर्म सफल हो और अंत में नित्य शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ पूरे देश के जितने भी वो युवा चिंतनकारी और बहुत सारे लोग मनीषी, चिंतन मनीषी इस प्रयास में लगे हैं, हम भी खेती में प्रयोग करते हुए इस प्रयास में लगे हैं। आप सभी को मैं हृदय से शुभकामना करता हूँ, बार बार शुभकामना करता हूँ। बस एक ही संदेश के साथ, करके समझने से अच्छा है समझ कर किया जाए। समझ प्रकृति की व्यवस्था पर चिंतन करने का विषय है। समझ किसी कार्य को करके हम कुछ श्रेष्ठता हासिल कर लेते हैं, कुछ विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, साथ ही वो समझ नहीं है, वो हमारा कार्य कुशलता है। कार्य कुशलता और समझ दोनों अलग अलग चीज। हम इस पर विचार करेंगे और मेरी बात आपको जितनी अच्छी लगी हो उसको स्वीकार करें। जहाँ कहीं आपको लगा हो कि इसमें कुछ और भी बात जानने की जिज्ञासा है, तो मैं बिल्कुल मित्र रूप में आपके साथ हूँ। जब मन करे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी 8755449866, और मैं इस समय भारत सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार के यशस्वी नेतृत्व को, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, और अपनी भारत सरकार के सभी आज हमें जो हमारे कृषि सचिव हैं आदरणीय देवेश चतुर्वेदी जी, और फ्रैंकलिन जी जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक जो आदरणीय डॉक्टर गगनेश शर्मा जी हैं, और पूरे देश में जो नेटवर्क है जो खेती में उत्तरोत्तर परिवर्तन के लिए एक तरीके से अपने पुरुषार्थ में लगे हैं, मैं उन सभी के पुरुषार्थ की सफलता की कामना करता हूँ। जी, ये सहजता से जो आपने बात की थी, सहजता सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है तो आप में भी है सर। जिस तरीके से आपने अपने आप को किसान बताया, डॉक्टर है, पद्मश्री है, इस सब में। फिर भी एक सवाल फिर से है सर आपके लिए, ये जो किसान है, ये किसान से व्यापारी कैसे बने, या अन्न उत्पादन से व्यवहारिक कैसे बने, पैसे कैसे कमाए, तो इसके बारे में जरूर। मैं जी आपका भाव समझ गया। आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि किसान अभी तक उत्पादक है, यस, वो कैसे बाजार व्यापार के समानांतर कैसे अच्छे से अपना आमदनी बढ़ा सकते, बराबर है, पैसे कैसे, और उसका एक ही रास्ता है कि किसान व्यवसायी बन जाए। जी, व्यवसाय और व्यापार में क्या अंतर है? व्यापार में लाभ हानि ज्यादा दृष्टि में रहती है जी, और व्यवसाय में प्रकृति की व्यवस्था और संबंध और पूरकता ज्यादा ध्यान में रहती है जी। इसको मैं ऐसे कहूंगा कि जब बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए करते हैं वो व्यापार है जी, और जब बिजनेस हम समृद्धि के लिए करते हैं तो वो व्यवसाय है जी। किसान व्यवसायी होगा, क्योंकि खेती में क्या झूठ बोलना है जी, खेती में क्या छुपाना है, बराबर, खेती में कोई रहस्य तो है नहीं जी, इसलिए उसकी चार कड़ी है। किसान उत्पादन करते समय प्रकृति के नियम और सिद्धांतों को समझें जी, और उन लागतों का प्रयोग करें जिनसे उनका खर्चा भी कम हो और अपने खेत पर बना सके जी, और साथ में बाजार से कोई भी चीज लाकर खेत में ना डालें, बराबर, पूरी तरीके से बचने की कोशिश है। दूसरी बात क्या है, उत्पादन करते समय जो भारत सरकार के जैविक प्रमाणीकरण हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझकर खेत में प्रयोग करें और मिलकर खेती करें, क्योंकि खेती अकेले परिवार का काम नहीं है, खेती साझा कार्यक्रम है, बल्कि गांव के स्तर पर ही कुछ इंसान मिलकर अपना एक समूह बनाएं और खेती करें। जी, तीसरी बात है कि जब हमारे पास कच्चा माल होगा, क्वालिटी की चीजें होंगी, तो हम उससे तैयार माल कैसे बनाएं, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन क्या करेंगे, हम गेहूं से आटा, दाल, दलिया, मैदा, सूजी, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। गेहूं से जो मैंने शब्द बोला उसमें कई बार मिक्स भी होते हैं, तो आप परेशान ना हो। अब मैं बताना चाहता हूं कि गन्ने से क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं, दालों को कैसे तैयार कर सकते हैं,
हम जड़ी बूटियाँ कैसे पैदा कर सकते हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, हम मिलट कैसे पैदा कर सकते हैं, मिलट से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ऐसे अपार संभावनाएं हैं प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन में। हमने उसको प्रयोग रूप में करके देखा है कि जिस चीज़ को हम कच्चे माल के रूप में तैयार करते हैं, उसी से हम तैयार माल पैदा करते हैं तो 3 से 4 गुना उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। तो किसान साथियों, खेत में जो मेहनत की है हमने, वह भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन दूसरा एक भी पुरुषार्थ और है कि जहां हम मूल्य संवर्धन के जरिए भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसको भी हमें तीसरे स्तंभ के रूप में स्वीकारना होगा और इसी के लिए भारत सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सहकारिता को जो एक नया मोड़ दिया है, वो इसीलिए दिया है ताकि मिलकर खेती करें। और चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो है बाजार व्यवस्था। तो कितने कार्य हो गए? 4। उत्पादन का प्रबंधन, क्वालिटी का प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, और चौथा बाजार व्यवस्था, जिसको बिक्री बोलते हैं। हम कंज्यूमर तक कैसे जाएं? यदि हमारे पास तैयार माल है तो कंज्यूमर तक भी जा सकते हैं, हमारे बीच में बाजार भी है, बाजार तक भी जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी कीमत खुद तय कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, जब हम इन चारों कामों को समन्वित करके, इंटीग्रेट करके काम करेंगे, इसी का नाम व्यवसाय है जी। और इसी में हमारी गुणात्मक आमदनी है। जहां हम खेत में 1 लाख रुपए कमाएंगे, आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे तो 4 लाख रुपए कमाएंगे। इसमें कहीं घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए किसानों की आय दोगुनी करना केवल सरकार का काम नहीं है, ये किसानों की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और किसान मिलकर करें, अपनी मानसिकता बदलें, समझकर खेती करें, रास्ता निकलेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। सर, एक और सवाल है कि अगर आपने बोला कि किसान खेती करे, जैविक खेती करें, नैसर्गिक खेती करें, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो केमिकल का प्रभाव बताती हैं, ज़्यादा खपत बताती हैं, तो मुझे बताइए, बढ़ती जनसंख्या में क्या हम जैविक से उत्पाद करें, नैसर्गिक खेती करें, तो क्या ये पूर्णतः हो पाएंगे? क्या बात है, ये और भी बढ़िया सवाल है कि जैविक खेती में क्या हम बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भर पाएंगे, या उनको पोषण युक्त भोजन दे पाएंगे, या उनकी आमदनी बढ़ा पाएंगे। ये बहुत सारे सवाल आते ही हैं। बल्कि मैं तो एक और चीज जोड़ देता हूँ, तो क्या युवा जो भारत है उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाएंगे? तो इन सारे सवालों को जोड़कर मैं एक ही बात कहूंगा कि जैविक खेती के 4 मौलिक सिद्धांत हैं, वो प्राकृतिक खेती में भी जोड़े जाएं। ये मेरा अनुरोध है, देश के नीतिकारों से अनुरोध है। कौन से सिद्धांत हैं? स्वास्थ्य में पूरकता है 1, विविधता है 2, और उत्पादन का घनत्व है 3, और नैसर्गिकता है 4। इसको सरल भाषा में अंग्रेजी में बोलें तो कोएग्जिस्टेंस जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम है, प्रोस्पेरिटी के लिए काम करता है। डाइवर्सिफिकेशन में एक खेत में अनेक फसल लगाई जा सकती हैं, और प्रोडक्शन डेंसिटी का मतलब है वर्टिकल प्रोडक्शन बढ़ जाता है ज़मीन का। किसानों का जो लघु और सीमांत किसान है, उनको भी अब ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरे पास कम ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन का स्तर 10-12 मीटर ऊपर तक है। और इसी प्रकार से खेती का ऋतु काल के साथ गहरा संबंध है। इसको इकोलॉजी बोला गया। इकोलॉजी का मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना नहीं है। इकोलॉजी मतलब नेचर का नियम है, वो ऋतु काल के साथ उत्पादन करता है। हम ऋतुकाल के साथ फसलों को लगाते हैं, कीड़ी बीमारियों का प्रकोप कम होता है, उत्पादन क्वालिटी का होता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो इन सारी बातों का उत्तर जो है, अधिक उत्पादन कैसे मिलेगा? एक फसली में नहीं, अनेक फसल, खेत एक फसल अनेक का सिद्धांत यदि किसान भाई अपनाएंगे, वैज्ञानिक इस पर शोध करेंगे, तो देश के लिए भरपूर भोजन ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। और ये देश उच्च क्वालिटी का सामान बेचकर पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। सर, और एक सवाल है, जैसे मैं आज युवा हूँ आपके नज़र में, बिल्कुल, और मैं BSc एग्री कर चुका हूँ। जब मैंने किताबों में जो पढ़ा है, जब मैं वही बात जब किसान लोगों के पास लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे ढेर सारा अंतर होता है। जो मैंने किताबों में पढ़ा वो प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा है, जो प्रैक्टिकल में है वो किताब नहीं मान रही है। तो यहाँ पे जो एक गैप आ रही है, ये गैप कैसे है या इसको कैसे भरा जाए? क्योंकि ये मेरा सवाल इसलिए सर, मेरे तरह और BSc एग्री वाले स्टूडेंट हैं, MSc एग्री वाले स्टूडेंट हैं, BSc MBA करने वाले स्टूडेंट हैं, और ये रिसर्च वाले का भी बहुत बड़ा है। कहीं पे तो धूप है, कहीं पे पानी की व्यवस्था है, कहीं पे नहीं है, फिर उसमें केमिकल बताया जाता है।
ये अलग अलग सवाल है, मतलब ये तो नया युवा तो अब भ्रमित है, तो बस देखिए, इसका तार तोड़ दीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत बढ़िया उत्तर है। हमको समझना था प्रकृति की व्यवस्था को जी और हम देखते रहे प्रकृति की घटनाओं को। जी जब हम प्रकृति की घटनाओं को विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो उनको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। बराबर। और हमने जो जोर लगाया था एक फसल से अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, जी इसके लिए हमने कृत्रिम लागत का प्रयोग किया, रसायनों का, पानी का, मशीन का भरपूर प्रयोग। जी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन छूट क्या गया? जो आपका सवाल है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है जिसने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, वो भी खेती करने में असफल क्यों है? जी वो भी खेती को क्यों नहीं अपना रहा? इसका सीधा सा उत्तर है कि अभी उसने प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझा है, उसने एक दाने से अनेक दाने पैदा होने का अर्थशास्त्र नहीं समझा है, उसने एक खेत में अनेक फसल कैसे ली जा सकती हैं इस उत्पादन व्यवस्था को नहीं समझा है। इसलिए मैं जो स्नातक हैं, जो कृषि के स्नातक हैं और जो देश में और भी ऐसे बहुत सारे बेरोजगार युवा भी हो सकते हैं और अच्छी अच्छी नौकरियों को छोड़ने का जिनका मन है, और बहुत सारे बड़े कारोबारी भी हैं जिनको कारोबार में बहुत पैसा कमाने के बाद में उनका मन करता है कि हम कहीं ना कहीं शांति के लिए खेत की ओर चलें, तो हम सभी का आह्वान करते हैं कि यदि हम जैविक खेती में प्रकृति के सिद्धांतों को और प्रकृति की व्यवस्था को समझेंगे तो हमारी जो शिक्षा का जो अधूरापन है वो पूरा होता है। क्योंकि शिक्षा में एक हिस्सा हमने पूरा किया है, प्रकृति की घटनाओं को एनालिसिस करना ये विज्ञान के जरिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ दुनिया में हुआ है। जी। हम परमाणु को देख सकते हैं, जी। हम घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन हमने व्यवस्था को नहीं समझा, ये हमसे चूक हुई है। जी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपके इस सवाल से मेरे अंदर भी कुछ बातें आई हैं जिनको मैं अपने पूरे देशवासियों के सामने कहूंगा कि अब जो हमारी जो कृषि का जो अनुसंधान है वो समस्याओं को केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि व्यवस्था केंद्रित होना चाहिए। जी। और हमारी जो शिक्षा है उसमें भी प्रकृति की व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण होना चाहिए। जी। स्पष्ट सिद्धांत होने चाहिए। जी। और इसी प्रकार नीति में भी प्रकृति की व्यवस्था केंद्रित नैतिकता का विषय है ये, क्योंकि हम यदि उस प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो हम असफल होंगे। जी। जो जैविक खेती है इसमें एक और सुंदर बात है, हमने प्रयोग रूप में जांच कर देखा है 50% तक आप अपना पानी बचा सकते हैं, बराबर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं और मस्ती के साथ खेत में जी सकते हैं। जैव विविधता अपने आप में बढ़ती है, कीड़े मकोड़े जितनी भी चीजें, तितली, जो सुंदरता, जो इंडेक्स हैं जैविक खेती के या प्राकृतिक खेती के, वो सब साथियों पूरे होते हैं। तो जो आपका सवाल है, मैं तो आह्वान करता हूँ इस देश के नौजवानों को, बेरोजगार उन सभी शिक्षित युवाओं को, बल्कि जो अच्छी अच्छी नौकरी पर भी कह रहे हैं वो भी एक बार जरूर विचार करें कि कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रकृति की ओर चलें, गांव की ओर चलें, अपने जो पृष्ठभूमि है, जो आधार है, उसको मजबूत करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बात किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये संदेश है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हम इसको फैलाएंगे, खास करके युवाओं को पहुंचाएंगे, किसानों को पहुंचाएंगे। और आपका संदेश, और हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जैसे अभी और सारे ऐसे इवेंट होंगे या और कुछ संस्था होंगे, वहाँ पे आपके सेमिनार रखें, लोगों को प्राकृतिक खेती, एक दाने से अनेक दाने का उगाने का जो संदेश है वो कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले। आज का नॉलेज तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है और हम इसकी और कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।